से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है। इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा, हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर, कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं। मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है, इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है, उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239 ए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया। मान्यवर, अब मैं थोड़ा विधेयक पर बात करना चाहूंगा। दिल्ली शासन, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। मान्यवर, दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आज़ादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल,
राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। बाद में जब अंबेडकर जी ने समापन किया तब उन्होंने कहा, जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार यहां दिए जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी के क्षेत्र है, इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए और संविधान सभा में इस पर जोड़ना चाहिए। खैर, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। मान्यवर, मैं उसके बाद में 1991 में सी स्टेट एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधानसभा दी गई, परंतु 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली की विधानसभा हटाकर उसको संघ राज्य घोषित किया गया। लगभग 3 दशक तक ये व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी जो बाद में बालाकृष्णन कमेटी के रूप में जानी गई और 91 में 69वां संविधान संशोधन किया गया और इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया। मान्यवर, समस्या कहां से समाप्त शुरू हुई? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी,
अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वो? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। मान्यवर मान्यवर उसके बाद में 15 में अचानक ही दिल्ली राज्य सरकार ने एक विषय सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, उसमें खंडित जनादेश आया, फिर संविधान पीठ बनी। संविधान पीठ ने कुछ फैसले कर नीचे फिर से 2 जजों की बेंच को दिया, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई और फिर से संविधान पीठ बनी जिसने अभी फैसला दिया। मान्यवर वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने कानूनी और मॉरल दृष्टि से नहीं किया। उन्होंने इंटरप्रिटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए ये कहा है कि फिर भी दिल्ली देश की संसद को और भारत सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। वो अधिकार का उपयोग कर एक वटहुकम, एक नोटिफिकेशन निकाला गया और वो नोटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसद उस वक्त काम नहीं कर रही, मतलब संसद बैठी नहीं थी, बैठकें चल नहीं रही, तो नोटिफिकेशन निकला और संसद सत्र के अनुपस्थिति में जो नोटिफिकेशन निकला इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ, जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सबके सामने रखा है। मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे।
और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। मान्यवर, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करें। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करें। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करें। प्लीज, माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आप बार बार उठोगे तो मौका नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल को लोकसभा में रख दिया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला, आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यानी दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है जो उन्होंने शीश महल बनाया है। विजिलेंस को अपने हाथ में लेकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो लगातार अपनी बात को आगे रखते हुए गृह मंत्री ने कई इश्यूज उठाए यहाँ पे और यूपीए को भी घेरा। यूपीए ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, इस ओर इशारा किया और यह भी समझाया कि असल में जो बिल हम ला रहे हैं उसका विरोध आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों कर रही है। और इस तरह की बात को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री ये भी कहते हैं कि देखिए, साथ आने से कुछ नहीं होगा, ये इंडिया नाम का जो अलायंस है ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुमत के साथ फिर प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। इसलिए नहीं आया। सर, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद। और दूसरी देखा कि हमारे गृह मंत्री नदारत रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर होम वो भी नदारत रही। तो बाद में पता चल कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए। सर, आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर, विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे। सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले कि पंडित जी नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है। मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर, एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर, इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर, हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है, दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताए गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है।
तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आपने खुद अपने वक्तव्य में ये पेश किए कि 1911 में ये कलकत्ता से राजधानी उठ के दिल्ली आए। बिल्कुल सही बताया आपने। ये 1990 में बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन आई। 69th amendment 1991 was passed by parliament, which inserted articles 239AA and 239BB in the constitution and provided for a legislative assembly in Delhi. In short, the 69th Amendment Act roughly restored the kind of governance system that was offered to Delhi in 1952, a union territory with a legislative assembly, council of ministers, and an elected chief minister with limited mandate. ये यूनियन टेरिटरी बने 1956 में। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो भी कहे, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको यह लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं अपने जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं। दूसरी सवाल ये है कि देखिए ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2023 संविधान पीठ के फैसले के महज 6 दिन बाद ही 17 मई 2023 के अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई, इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया। ये सही है, ये गलत? अब बताओ, इतना जल्दबाजी क्यों आपको लगे कि अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा है आपने? क्यों ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। देखिए, 1991 में द पार्लियामेंट ऑल्सो पास द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली and the Council of Ministers. It conferred on the Assembly the power to legislate on all matters in the state list as well as the concurrent list except land, police and public order. Further, in 2018, the Constitution Bench of the Supreme Court has dealt with the issue of the powers of Delhi government. Supreme Court involved the interpretation of Article 239AA of the Constitution, which deals with the governance structure of the national capital. In the ruling, the Constitution Bench held that although Delhi could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still apply to it. ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर संघीय ढांचा ना बचेगा तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगी। इस कगर में हिंदुस्तान ना जाए, इसलिए हमें चिंता करना जरूरी है। The 2018 ruling said that with the introduction of Article 239AA in the Constitution, Parliament envisaged a representative form of government for Delhi while seeking to provide a directly elected legislative assembly with legislative powers over matters within the state list and the concurrent list barring those exempted. कल हमारा सदन में जब परसों ये चर्चा होते समय हमें जब विरोध करना जरूरी महसूस किया, तो हमारे कोई नेता, ज्ञानी नेता यहाँ उठ के कह रहे थे कि हमारे एरुडाइट हम लोग नहीं है, ये कानून नहीं समझते। मानते हैं, उन जैसा फ्लैम्बोयेंट लीगल लुमिनरी
मैं कम से कम नहीं हूं, ये बिल्कुल मानता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो भी हमारे पास है। वो ये था कि ये आपने माना कि verdict itself had noted that since there is no central legislation governing the services and the decision making process in Delhi, the power would lie with the elected government। ये आपका तर्क है। आपका दूसरी तर्क ये है, the center has removed the basis and reason on which the judgment was given। The Supreme Court decision on the interpretation of Article 239AA, entry 41 in the absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services seem to be an acknowledgement of the Supreme Court as the superior authority of Parliament to make laws for national capital। ये आपका तर्क यही है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल आपका तर्क सही है, लेकिन ये भी सही है कि रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय द सेंटर इन द सुप्रीम कोर्ट क्लेम that Delhi is not a full-fledged state, but only a union territory which is an extension of the union। आपको सुविधा ये मैं बता रहा हूं। The parliament is Delhi's true legislation, ये भी अपने कहते, true legislation, ये भी अपने कहते। The center has argued, however, the May 11 judgment addresses the contention by acknowledging that though Delhi is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state list and concurrent list। आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, हमारा रविशंकर प्रसाद जी वो भी है, आप खुद आप देख लीजिए। द यूनानिमस जजमेंट, मैं एक बड़े मेन स्ट्रीम पेपर से मैं ये उद्धृत करते हैं। द यूनानिमस जजमेंट हेल्ड दैट दो दिल्ली इज नॉट ए स्टेट under the first schedule to the constitution, it is conferred with power to legislate upon subject to give effect to the aspiration of the people of NCTD। It has a democratically elected government which is accountable to the people of the NCTD under the constitution scheme envisaged in Article 239AA Clause 3। तो दिल्ली को लेकर लोकसभा में दंगल मचा हुआ है। गृह मंत्री ने जो कुछ कहा उसके बाद अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रख रहे हैं और बात नहीं रख रहे हैं, सिर्फ समझा भी रहे हैं कि असल में इस तरह के बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर घोटाले की जांच करनी तो आपके पास कई एजेंसीज हैं जिनकी मदद आप कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात अंजलि कि जो कुछ कह रहे थे वो कहते कहते ये बता गए कि असल में उनके पिटारे में बहुत कुछ है। हाँ, और ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, आपने जल्दबाजी में अध्यादेश क्यों ना लाया, आप सीधा बिल ला सकते थे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।